नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं माई लाइफ शब्दों में भाग 24। और पहली बात तो मैं क्षमा चाहता हूं उन सभी मित्रों से जो मित्र मेरी सीरीज को देख रहे थे और इधर मैं काफ़ी दिन से इस पर वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी व्यस्तता थी और मैं सोच रहा था क्योंकि इसकी आगे की कहानी में पांडे जी मेरे साथ रहती और हम साथ में आगे कंटिन्यू करते तो बेहतर होता, लेकिन वो संयोग हो नहीं पाता है क्योंकि काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग है ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि मैं अपने ऑफिस में करूं, तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, अब चूंकि इतने सारे एपिसोड्स लगभग 23 एपिसोड्स में बना चुका हूं और 2 से 3 एपिसोड की स्टोरी बची हुई है मेरे जीवन की, तो उसको फिर मुझे लगा कि इसे कंप्लीट तो कर देना चाहिए नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप लोग भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे और शायद फिर ये रह ही जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मेरी मुलाकात पांडे जी के साथ में हुई और पांडे जी से मुलाकात के बाद में किस प्रकार से हम रिलेशनशिप में आगे बढ़े। तो सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था और इसी बीच में मेरे जो बड़े ब्रदर इस समय सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, अनिल पांडे जी, तो उनका भी आगमन मुंबई हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि अब चूंकि उनकी पढ़ाई लिखाई का जो टाइम पीरियड था वो लगभग पूरा हो चुका था, तो इसके बाद उनको कहीं से स्टार्ट करना था जीवन को। तो मुझे लगा कि हम 2 लोग हो जाएंगे, तो मेरे आग्रह पर वो मुंबई आ गए और मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और जब वो आए थे फर्स्ट डे ही, तो पांडे जी की मदर ने अपने घर में डिनर रखा था। तो देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा बहुत क्लियर रहता हूँ। तो मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि जब हम पांडे जी के घर जा रहे थे डिनर के लिए, मैं अपने ब्रदर के साथ में, तो मैं अपने घर में बैठ करके शूज़ पहन रहा था और मेरे ब्रदर खड़े थे दरवाजे के पास में और हम निकलने वाले थे। तो मैंने उनके दिमाग में एक बात डाल दी थी। मैंने कहा, जहाँ हम चल रहे हैं संभावना है कि आने वाले भविष्य में मैं उनकी बड़ी बेटी के साथ में विवाह करूं। ये मैंने उनके दिमाग में इसलिए डाल दिया था, एक तो मैं चीज़ों को लेकर के झूठ नहीं बोलना चाहता था और दूसरी चीज़, इनको पांडे जी को लेकर के उतने दिन के रिलेशनशिप में मैं इतना क्लियर हो गया था अपने माइंड में कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि शायद भविष्य में मैं इनके साथ विवाह के विषय में सोचता हूं। इस रिलेशनशिप को हम लोग इसी तरह से कुछ आगे लेकर के जा भी रहे थे। तो भाई साहब ने मेरे कुछ उस समय जो है तो एक्शन रिएक्शन नहीं दिया, वो बेचारे क्या बोलते, लेकिन उनके दिमाग में बात आ चुकी थी। तो मेरा और पांडे जी के घर से बहुत अच्छा रिलेशन था, उनकी मदर के साथ में, सिस्टर और उनके फादर के साथ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसा आपको पता है कि प्रकृति में सब कुछ एक समान सदा नहीं रहता है। देखा जाए तो 1 वर्ष में 3 बार मौसम भी बदल जाता है। तो ये तो जिंदगी है, यहाँ हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। तो उसी प्रकार से कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको हिंट भी दी थी कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो काफ़ी छोटी थी पांडे जी से, बचपना था उसमें, और वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल थी मेरी प्रेजेंस से। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर वो एक बचपना ही था उसका। तो उसने 2-4 बार अपनी मदर को थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें डाली होंगी। और फिर मैं भी थोड़ा सा स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, ईगो, स्वाभिमान नहीं, इसे तो ईगो कहेंगे। तो थोड़े से ईगो क्लैश होने लग गए थे हमारे बीच में। और कई बार ऐसा होता था कि मैं पांडे जी के लिए फ़ोन करता था तो मुझे उनसे बात नहीं करने दी जाती थी। वो सब लड़कपन या इमेच्योरिटी थी दोनों तरफ से, लेकिन वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर मुझे एक दिन गुस्सा आया और रात में मैंने एक दिन जो है शाम को, रात मीन्स 8-9 बजे के आसपास मैंने फ़ोन ऑन किया और फिर फ़ोन पे हमारा काफ़ी झगड़ा हो गया। और वो रिलेशनशिप मुझे लगा एक बार के लिए कि सब खत्म हो गई, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से काम का प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर अपना एक प्रेशर बना के रखती हैं, और उसमें इस तरह का अगर कुछ होता है अनवांटेड तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना पेशेंस लूज करते हैं। तो मुझे लगता है वो मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ, मेरे से वो गलती हुई कि फ़ोन पे मेरा और उनके साथ में थोड़ा सा विवाद हो गया। और विवाद के बाद में खैर मैं उस टाइम तक इतना ज़्यादा, मुझे लगता है कि चीज़ों की केयर नहीं किया करता था। एक तो उम्र इमेच्योर थी तो थोड़ा सा अल्हड़पन था, तो वो सब कुछ हो गया। और दूसरे दिन लगभग 3 से 4 बजे के आसपास में पांडे जी जब अपना उनका कॉलेज खत्म हुआ तो कॉलेज के बाद में डायरेक्ट मेरे ऑफिस आई और मुझे मिल करके उन्होंने सारी बातें बताई कि आपने जो कल झगड़ा वगड़ा किया है उससे मम्मी उनकी बहुत नाराज़ हैं। और उन्होंने शिव सैनिकों से बात की है। मुंबई में आप लोग अगर मुंबई से हैं तो परिचित होंगे कि वहाँ पर शिवसेना की शाखाएं होती हैं हर गली मोहल्ले में।
तो वहां पर भी शाखा थी। तो बोले उन्होंने शिव सैनिकों से बात की है, 2-4 लड़के उनको जानते वानते भी थे, जो लड़के ही भर नहीं थे, ठीक ठाक से मैच्योर लोग भी थे उसमें, तो वो इनकी मदर को और इनकी फैमिली को जानते भी थे। तो उनसे इनकी बात हुई है और उन्होंने बताया है, और वो बहुत नाराज हैं और वो शाम को लेकर के आने वाले हैं उन लोगों को। तो आप एक काम करिएगा कि शाम को अपने ऑफिस में मत रहिएगा, ताकि आएंगे और वो फिर लौट जाएंगे, कोई बवालबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और पानी थोड़ी दुखी भी थी, सैड भी थी कि क्या होगा हमारे इस रिलेशनशिप को, और तमाम सारी चीज़ें होती हैं ऐसी सिचुएशन में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मेरे ब्रदर भी उस टाइम तक उन्होंने हाई कोर्ट मुंबई ज्वाइन नहीं किया था, उसके 1 आध महीने बाद मेरे ख्याल से उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने लगभग शुरू के 1 साल हाई कोर्ट मुंबई में जो है तो प्रैक्टिस की एज एन एडवोकेट। तो पानी जी मुझे बता करके चली गई। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, और मैं फिर देखता हूँ कि क्या करना है। तो भाई साहब भी उस दिन ऑफिस में थे, मेरी ऑफिस में थे, और ये बता के गई थी, उसके हिसाब से 5-6 बजे के आसपास वो लोग आने की तैयारी में थे। अब मेरे सामने 2 चीजें, मतलब कई चीजें थी, कई विकल्प थे कि मैं भाई साहब को लेकर के खुद कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए चला जाऊं, ऑफिस बंद करके कोई बहाना करके हम लोग कहीं भी जा सकते थे। लेकिन जब बहुत मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि अगर आप किसी जगह से एक बार हट जाते हैं तो वो कल फिर आएंगे, परसों फिर आएंगे, जब तक आप उस सिचुएशन को फेस नहीं कर लेते। क्योंकि देखिए कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आप स्थान छोड़ दें, उससे भी विकल्प निकल आते हैं। लेकिन कई बार अगर आप जगह छोड़ते हैं, इस तरह से भागते हैं परिस्थितियों से, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो मुझे लगा कि आज अभी आएंगे तो अंदर आएंगे, मेरे साथ जो कुछ भी होगी, बात होगी, लड़ाई झगड़ा मारपीट जो कुछ भी होगा, वो अंदर आके ऑफिस के होगा। तो ऑफिस के बाहर जो मेरी अपनी एक इमेज है, इज्जत है, हर आदमी मान सम्मान भी थोड़ा सा पैसों के साथ में कमाता है, मैंने कहा वो खराब नहीं होगा। और अगर आज मैं चला जाऊंगा तो ये यहाँ मेरे न मिलने की वजह से बाहर कई लोगों से इस बारे में बातचीत करेंगे, तो यहाँ मोहल्ले को सबको पता चलेगा, और एक न एक दिन तो मुझे इनको फेस करना ही होगा। क्योंकि भविष्य में अगर मैं इनके साथ, पाणी जी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं तो मैं इन चीजों से भाग नहीं सकता। और कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो किसी रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ में, या लड़की किसी लड़के के साथ में चले जाते हैं, काफी समय एक साथ में बिता भी लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने माइंड में क्लियर नहीं होते अपने रिलेशन को लेकर। लेकिन मैं पहले दिन से ही पाणी जी के साथ मुझे शादी में आगे बढ़ना है, ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी क्लियर थी और पाणी जी के भी दिमाग में ये बात क्लियर थी। और इनफैक्ट इस इंसिडेंट के पहले पाणी जी की मदर के दिमाग में भी ये चीजें क्लियर थी, क्योंकि एक बार उन्होंने, जब ये मैंने इसके पहले वाले एपिसोड में वो उस एक घटना का जिक्र किया था कि मेरे घर में कोई आया था, तो पाणी जी ने अपनी मदर को भेजा था कि जाकर के देख करके आई कि उनके घर में क्या है और क्यों वो मैं उनके घर से वापस आ गया था। तो उसी दरमियान उनकी मदर ने एक दिन मुझसे बात की थी, क्योंकि पाणी जी ने शायद बताया होगा हमारी अपनी रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो भी सीरियस थी और उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने उल्टे मुझसे पूछा था कि शक्ति तुम सीरियस हो मेरी बेटी के साथ में, तुम शादी करना चाहते हो या किस प्रकार की रिलेशनशिप रखना चाहते हो? तो मैंने उल्टे बहुत लाइटली लिया था और मैंने कहा था कि नहीं आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं शादी ही करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं कोई ना भागूंगा और ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी बेटी के साथ में कोई दगाबाजी नहीं करूंगा। तो ये ऐसा नहीं है कि पाणी जी इकलौती इंसान थी जो मेरे जीवन में उस समय तक में आई थी। उसके पहले भी कुछ लोगों का आना जाना, जिंदगी है सबके साथ में होता है, मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन हाँ, मैंने कभी किसी के साथ में कोई प्रॉमिस नहीं किया था पाणी जी से पहले। पाणी जी से ही केवल शादी का मैंने प्रॉमिस किया और फिर उनके साथ में मैंने शादी भी की आगे चल करके। तो यहां तक की सिचुएशन में जब पाणी जी बता करके और चली गई इस विषय में कि शाम को मेरी मदर और वो सब लोग आने वाले हैं, शिव सैनिक लोग, तो आप ऑफिस बंद करके चले जाइएगा। तो वो बेचारी, उनको पता चला था, तो उनको लगा कि यहाँ पे फालतू में झगड़ा वगैरह होगा, तो इससे अच्छा है कि अपना चले जाएंगे और बात ठंडी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगा कि भागना किसी चीज का, और कम से कम इस परिस्थिति का हल नहीं हो सकता है। तो अगर परमानेंट हल किसी का चाहिए तो उसे फिर फेस करना पड़ेगा। और आपको पता है, मैं देखिए कोई बुराई और भलाई की वजह से नहीं कह रहा हूं कि शिव सैनिकों का या इस प्रकार की शाखाओं में बैठे हुए लोगों की जो अपनी एक इमेज है वो इस प्रकार की है कि वो कहीं पर भी जाकर के किसी के साथ किसी भी प्रकार की सख्ती कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो तो एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी उस प्रकार की व्यवस्था है। तो ये सब कुछ जब बता करके चली गई तो मैंने उस पर विचार किया, और विचार करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस परिस्थिति को फेस करना चाहिए। लेकिन उसी समय मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें मेरे ब्रदर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अगर कोई आएगा
अब वो मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे मुझे नहीं पता है। मेरे ब्रदर उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो उनके एक्शन रिएक्शन की वजह से कहीं मेरी वजह से उनका मान सम्मान खराब नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज मेरे दिमाग में अपने ब्रदर को लेकर के थी। तो मैंने वहां एक और मेरे ऑफिस के बगल में एक सज्जन थे, उनका बेटा भी ग्रेजुएशन करके आया हुआ था गांव से, तो आजकल वो भी ऑफिस आता था अपने बगल में, तो कभी कभी मेरे साथ बातचीत होती थी। तो मैंने उसको बुला करके और उससे रिक्वेस्ट किया। उस टाइम पर एक फिल्म रिलीज हुई थी, मेरे ख्याल से बॉर्डर थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद बॉर्डर थी। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया और मैंने कहा कि भाई साहब को ये फिल्म दिखा करके लेके आओ। और भाई साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया। तो भाई साहब मेरे जो दिल्ली वाले हैं बड़े सीधे साधे, बड़े अच्छे आदमी, समझदार हैं, लेकिन वो सीधे साधे हैं। मैं जैसे थोड़ा सा ज्यादा बोलता और बाचाल हूं, वो ऐसे नहीं। तो मैंने इन दोनों लोगों को सेट कर दिया और ये मेरे ख्याल से बोरीवली या पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कहीं के थिएटर में मैंने पैसे दे करके और उनके साथ में इनको भेज दिया। तो 6 से 9 का शो था, तो ये मेरे ख्याल से 4-5 बजे के आसपास निकल गए थे। तो मुझे एक पूरा टाइम स्पेस मिला कि इसी टाइम पर आएंगे और जो कुछ भी होगा मैं उसको अकेले फेस करूंगा। और इसके बाद फिर मैं घर गया और अच्छे से फ्रेश होकर के नहा धो करके आया, इसलिए कि अब ये आएगी समस्या तो उस समस्या को निपटा जाएगा। और समस्या लगभग 6-6:30 बजे के आसपास में पाड़े जी की सिस्टर, उनके पापा, उनकी मम्मी और साथ में 6-7 शिव सैनिक, पूरी अपनी एक गैंग चढ़ाई लेकर के मेरे ऑफिस में आ गए। मतलब आप सोचो जरा कि ऐसा नहीं है, मैं कोई बहुत मैच्योर नहीं था जिस तरह से आज हूं, उस टाइम पर मैं भी इमैच्योर था। लेकिन परिस्थितियों को किस प्रकार से मैंने हैंडल किया, बजाय भागने के, बजाय कोई गलती करने के, मुझे लग रहा था कि ये एक ज्यादा बेहतर तरीका है फेस करने का। तो आए पहले तो थोड़े से वो लैंग्वेज को लेकर के बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे एक बात तुरंत सबसे पहले घुसते ही ये बात कही थी कि ऐसा नहीं कि आप अचानक आए हैं, आपके आने की सूचना मुझे पहले से मिल गई थी और मैं खुद भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं इस संदर्भ में बात करना चाहता हूं, तो अगर आप हूं क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो गाली गलौज और इस तरह की बातचीत और इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से पहले बातचीत कर लें। अगर आपको बात नहीं समझ में आती तो फिर जो आपकी इच्छा हो आप कीजिएगा। इस बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं, जब पाणी जी बोल करके मुझे 3 बजे गई, तो जहां मैं रहता था उससे 2 स्ट्रीट छोड़ करके मेरे भी एक मित्र थे जिनका इस तरह की दुनिया से काफी गहरा संबंध था। हुआ यूं था कि एक दिन मैं रात को स्टेशन से उतर करके घर आ रहा था, तो मैंने देखा एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा ड्रंक था और वो फुटपाथ में पड़ा हुआ था और उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि भाई अभी जीवित है आदमी, बातचीत कर रहा है, लेकिन वो नशे में है। तो मैंने उससे बातचीत करी और बातचीत करने के बाद मैंने उससे एड्रेस पूछा। तो मुझे लगा कि इसको हॉस्पिटल ले जाऊं या इसके घर ले जाऊं। तो मुझे लगा कि पहले घर ले करके जाता हूं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको पता है कि बहुत सारे सवाल और ये सब कुछ होते हैं, और घर उनका वहां से नजदीकी था। तो मैंने एक रिक्शा रोक करके और उनके पैर में जो है अपनी रुमाल बांध करके किसी तरह से उनके घर में ड्रॉप करके आया। तो उनसे बातचीत हुई। उनकी पूरी फैमिली बहुत ठीक ठाक सी थी, लेकिन वो भी थोड़ा सा मुंबई की तरह के ही दबंग आदमी थे। मैं कहूँ अगर भाई टाइप के थे तो इसमें कोई बुराई नहीं, पर वो ठीक है, वो नशे में होंगे, कोई रिक्शे वाले ने, किसी ने, गाड़ी वाले ने ठोक दिया होगा तो उनको चोट लगी थी। तो वो उसके बाद मेरा उनसे कभी कभार का मुलाकात होती थी और वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बड़ा स्नेह रखते थे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने उनके घर में फोन किया था और तब तक मोबाइल अस्तित्व में नहीं आए थे। तो मैंने उनके घर में फोन किया तो और मैंने उनको सारी बातें एज इट इज बताई। तो उन्होंने कहा, अरे पांडे जी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। तो वो 2-3 लड़कों को लेकर के ऑफिस इनके आने के पहले ही आ गए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देखिए हम सब लोग एक साथ मिलेंगे तो बिल्कुल लड़ाई वाला माहौल होगा और मैं चाहता हूं कि इस चीज को, इस परिस्थिति को पहले शांति से समझाने की कोशिश तो करें, भगवान श्री कृष्ण की तरह कि कोई महाभारत शुरू हो उसके पहले कुछ शांति के प्रस्ताव तो रख लेने दीजिए मुझे। नहीं तो कल को अगर कोई बात बिगड़ जाएगी तो लगेगा यार हम एक ये विकल्प था उस पर भी काम कर सकते थे, तो नहीं कर पाए। तो मेरी बात मान करके और 2 दुकानें छोड़ करके मेरे एक और जानने वाले थे, तो उनकी ऑफिस में मैंने उनको बैठाया। वो वहां बैठे थे। तो ये था कि अगर कहीं कुछ ऊंच नीच ऐसी होती है तो आप मुझे बस बाहर निकल करके आवाज कर देना और हम आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था कि जब तक आपको मैं बुलाता नहीं हूं तब तक आप आइएगा। तो मैंने दोनों तरह की तैयारी कर रखी थी कि अगर बात बहुत बिगड़ जाएगी तो फिर झगड़ा भी कर लेंगे, और अगर बात नहीं बिगड़ती है, शांति से बात बन जाती है, तो देखिए उनके भी घर की इज्जत की बात थी और मेरे लिए भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत लाइन का व्यक्ति था कि मुझे झगड़ा फिसाद सब कुछ करना था। तो मैंने शांति के सारे उपाय कर रखे थे। तो मैंने उनको ये बात आते ही बताई। तो उनमें से 2 या 3 लोग ऐसे थे, काफी समझदार, पढ़े लिखे थे। एक तो उनमें से नवभारत टाइम्स में पत्रकार भी थे। तो उन्होंने सभी लड़कों को बाहर किया और केवल 2 लोग मेरे साथ में बैठे और बातचीत पूरी हुई और मैंने उनको स्पष्ट बोला
कि ऐसा ऐसा हमारा रिलेशन डेवलप हुआ। इसके बाद में इस तरह से कुछ दिन से चल रहा था और कल मैं थोड़े गुस्से में आकर के मैंने किया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। हाँ, अब आप बताएं कि आप अब मुझसे क्या चाहते हैं, कि आप झगड़ा ही चाहते हैं, मारपीट करना चाहते हैं, पुलिस में मुझे देना, करना क्या चाहते हैं? तो बोले हम बस इतना चाहते हैं कि अब आप इनकी लड़की के साथ में किसी तरह का संपर्क ना रखें। तो मैंने कहा बिल्कुल यही बात आप उनकी बेटी से बोल दीजिए कि वो संपर्क ना करें, मैं अपनी ओर से कहीं संपर्क नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे संपर्क करने का एक ही माध्यम है और इनके घर का फोन, वो अगर कभी बजे, कोई मिस्ड कॉल भी आए तो आकर के आप मुझसे चेक कर सकते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने उनके साथ में एक परिस्थितियों को देख करके प्रॉमिस किया और वो शांति से बात निपट गई। जो बहुत बड़ी हो सकती थी, जो मेरे लिए खराब हो सकती थी, उस बात को मैंने मेरे ख्याल से वहीं पर बहुत अच्छे ढंग से ईश्वर की कृपा से और सॉल्व कर लिया। खैर ये लोग चले गए, फिर ब्रदर भी आए मेरे, उनको कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी सी हॉट टॉक हुई थी शुरू में, मेरे एक भी उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा, उन्होंने माँ बहन की गाली भी नहीं दी। थोड़ी सी एक जो बदतमीजी वाली शुरुआती लैंग्वेज थी दूसरे दो लड़कों की, उल्टे उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने बातचीत करने के बाद में उनको डांटा और बाहर बिठाया। और क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि मुझे इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि आप लोग आने वाले हैं, अदरवाइज तो मैं अब तक ऑफिस बंद करके चला जाता, मैं इनफैक्ट आपका ही इंतजार कर रहा था। और इस प्रकार से मैंने अपने ब्रदर को भी बाहर भेज दिया, ताकि मेरी समस्या है, मैं इसको अपने लेवल पर तब तक निपटने की कोशिश करूंगा जब तक कि मेरी सामर्थ्य है। अब जब कोई चीज मेरी बियॉन्ड माई पावर हो जाएगा कुछ, तो फिर देखा जाएगा। तो उनको बात समझ में आई कि मैं जेन्युइन आदमी हूं, मैं कोई इस तरह से, अब फिर मैं काम वगैरह लेकर के बैठा था, सड़क छाप व्यक्ति तो था नहीं। खैर वो लोग चले गए और लगभग 15 से 20 दिन एक गैप रहा मेरे और पांडे जी के बीच में और चीजें फिर से सब नॉर्मल हो गई। 15-20 दिन के बाद में हुआ ये कि मैंने पांडे जी को शुरुआत में ही, मेरे ख्याल से 1 आध महीने की रिलेशनशिप जब हमारी हुई थी, तभी मैंने पांडे जी को अपनी पासबुक और चेकबुक वगैरह सब उनके पास में हुआ करता था, क्योंकि उनका जहां कॉलेज था वहीं पहले मेरा नजदीक में, वहां के मेरा हॉस्टल था, पहले मैं वहीं पर रहता था, तो वहीं के बैंक में मेरा अकाउंट था। तो तब तक ऐसा था कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होता है वहीं से सारा कुछ जो है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वो मैंने उनको दे रखा था कि कभी पैसे देने होते थे, कभी बैंक में पैसे डालने होते थे या निकालने होते थे, तो पांडे जी अपना आते जाते कॉलेज वो करके ले आया करती थी और पढ़ी लिखी थी और मुझे उन पर भरोसा भी था। और मैंने बताया कि उस रिलेशनशिप को लेकर के मेरे दिमाग में पहले से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर थी, तो मैं गंभीर था कुल मिला जुला करके। तो मैंने उनको एक दिन के, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी वहीं पर कॉलेज के पास ही, तो मैंने उनको ऑफिस में फोन किया और मैंने कहा भाई मुझे चेकबुक और मेरी बैंक पासबुक वगैरह चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ पैसे डालने निकालने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं आपको लेकर के दे देती हूँ। तो मैंने उनको फिर विले पार्ले में, मुंबई में एक स्टेशन है विले पार्ले, वहां पर बुलाया। वहां पर मेरा एक दोस्त भी रहता था, अब वो अमेरिका में है मेरे ख्याल से 12-13 साल से। तो मुझे वो कंफर्टेबल लगी जगह, तो मैंने वहां पर बुलाया और पांडे जी से मुलाकात हुई। फिर हम रेस्टोरेंट में बैठे, थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, बातचीत हुई और मैंने पांडे जी से सिंपल शब्दों में, बड़ी साधारण सी भाषा में एक ही बात कही। मैंने कहा क्या चाहती हो कि इस रिलेशनशिप को आज के बाद यहीं पर समाप्त कर दें, या तुम आगे चलना चाहती हो? तो दबाव वगैरह जो भी है, जहां का भी प्रेशर है, चाहे तुम्हारी फैमिली का और चाहे शिव सैनिकों का और चाहे जिसका भी हो, उन सबको भूल जाओ, अपने मन की बात बताओ। अगर तुम्हारा मन है आगे बढ़ना है मेरे साथ में, तो फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई फिल्मी हीरो की तरह लड़ जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन रास्ते फिर भी बहुत सारे होते हैं जिंदगी में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो निकल ही आते हैं। तो मैंने कहा हम सारा रास्ता निकाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा हाँ मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं आगे आपके साथ बढ़ना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि किसी प्रकार का ये बवाल नहीं कटना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, तुम तैयार हो? तो फिर हमने अपनी किस प्रकार से आगे हमको कांटेक्ट करना है, एक दूसरे के संपर्क में कैसे बने रहना है, वो सारी चीजें डिसाइड की। और मैंने कहा टेंशन ना लो, अगली बार तक मैं कुछ ना कुछ चीजों को मटेरियलाइज करूंगा और फिर मैं तुमको कांटेक्ट करता हूं। और ये चीजें हमने डिसाइड की, ये हमारा फिक्स हुआ। और मैंने अपनी जिंदगी में अक्सर जो डिसीजंस लिए हैं, फिर उन निर्णयों के पीछे उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश की है। पांडे जी से बातचीत हुई, उसके बाद में चली गई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर, चूंकि अब मेरे दिमाग में चीज आ गई थी कि अब मुझे इनसे शादी करनी है, तो शादी ऐसे नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा घर उनको पता था, मेरा ऑफिस उनको पता था, सारी चीजें उनको पता थी। और वहीं रह करके जल में मगर से बैर नहीं हो सकता, कि मतलब अब जल में भी रहें और मगरमच्छ से दुश्मनी भी करके आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो वहां चूंकि उनका होल्ड ज्यादा स्ट्रांग था, तो मुझे लगा कि परिस्थितियों को अपने हिसाब से मुझे हैंडल करना चाहिए। मैंने वहां से
सबसे पहला काम कि मैंने एक तो वहां पर फ्लैट जो है जहां मैं रह रहा था वो 2 महीने 3 महीने पहले ही लिया था। और मुंबई में एक कल्चर है, आप लोगों को पता होगा शायद, कि 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। तो 11 महीने का एग्रीमेंट बनाने का मतलब ये है कि बीच में आपको एग्रीमेंट वगैरह तोड़ना संभव होता नहीं है। 11 महीने के बाद में आप एक्सटेंशन करवाते हैं, ये एक्सटेंड करवाते हैं, या फिर आप दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। ये सारी चीजें बाद में होती हैं, लेकिन बीच में किन्हीं बहुत खास परिस्थितियों में ही ये चीजें हो पाती हैं। लेकिन मैंने सारा कुछ दिमाग में बना लिया और उसके बाद में मैं एजेंट के पास गया। एक अच्छी सी कहते हैं ना कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है, तो वहां पर मैंने एक अच्छी सी झूठी कहानी गढ़ी और उसको जाकर के बताया कि अब मेरा आज घर छोड़ देना बहुत जरूरी है। उसके पहले मैंने अंधेरी 4 बंगले में एक घर अपने लिए फिक्स कर लिया। 2-3 दिन का टाइम लेकर के एजेंट के माध्यम से मैं एक घर फिक्स करके आ गया था, वहां डिपॉजिट भी दे करके आ गया था। और यहां आकर के सारा कुछ, इवन मैं अपने इस प्लान में इतना ज्यादा डैम श्योर था, इतना ज्यादा मुझे श्योरिटी थी कि ये एग्जीक्यूट हो पाएगा और मुझे एजेंट के यहां से पैसे मिल जाएंगे। डिपॉजिट वगैरह जो मैंने इस फ्लैट का दे रखा है, पता नहीं कि मुझे ये विश्वास था। और जब जाकर के मैंने एजेंट को बताया, क्योंकि होता क्या है कि वो डिपॉजिट तो जाता है ऑनर के पास, जो फ्लैट के ऑनर होते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह की चीजें सिचुएशंस क्रिएट की थी उसमें कई बार एजेंट अगर बीच में होते हैं तो वो इस चीज को मैनेज करते हैं। अब जैसे देखिए, मेरी लगभग 12 साल से लोखंडवाला में प्रॉपर्टी है, वो मैंने भी किसी एजेंट को ही दे रखी है। वो बहुत अच्छी महिला है जो हमारा पूरा देख रही है प्रॉपर्टी का। तो वो इस तरह से वहां पर भी था। तो मैं सुबह सुबह जाकर के मैंने सारी चीजें, सारी घटनाएं उनको बताई, जो भी था मन में कहानी जो रची थी मैंने। और उन्होंने मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर सारा डिपॉजिट वगैरह वापस किया और जो कुछ भी था हिसाब किताब सारा कुछ क्लियर किया। और मैंने उसी दिन का अपना ट्रक वगैरह सब बुक कर रखा था। मेरे 1-2 मित्रों को मैंने बुला रखा था। एक है संगम लाल शुक्ला, मित्र क्या, मेरे से तो काफी बड़े हैं उम्र में, हम लोग चच्चू बुलाया करते थे। मेरे एक मित्र हैं जो यूरोप में, योगी जी, तो उनके माध्यम से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। बड़े प्रेमी आदमी हैं, मेरे पूरे परिवार को जानते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो चच्चू और मैं और 1-2 मेरे और मित्र, ऐसे 5-6 लोग और ब्रदर भी थे। तो सारा कुछ हमने पैकिंग वैकिंग पहले से कर रखी थी। यहाँ से पैसे मिले और हमने ट्रक में सामान डाला और हम 4 बंगले में आकर के अपने नए घर में मूव हो गए। मूव होने के बाद में फिर, अब चूंकि ब्रदर ने तब तक प्रैक्टिस शुरू कर दी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो वो वहां जाया करते थे और मैं यहाँ सब कुछ सेट कर रहा था। फिर मैंने सबसे पहला काम किया, अंधेरी में आकर के 4 बंगले में मैंने सबसे पहले फोन बुक किया, लैंडलाइन, क्योंकि तब अगर आप एक बार लैंडलाइन में फोन बुक भी करते हैं तो कई महीने लग जाया करता था आपको फोन मिलने में। लेकिन संयोग अच्छा था, मेरी तकदीर अच्छी थी कि वहां पर 4 बंगला टेलीफोन एक्सचेंज जो है वहां से काफी नजदीक है। तो वहां गया, रिक्वेस्ट वगैरह की, तो मेरा फोन मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर ही अंदर लग गया था। वो सारा कुछ सेटअप मैंने कर लिया और अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार था। परिस्थितियां मैंने क्रिएट कर ली थी कि अब अगर मैं शादी करता हूं और ये बात किसी को नहीं बताता हूं अभी, तो किसी को पता नहीं चलेगा। कि देखिए, मुंबई जैसे बड़े शहरों का अपना एक लाभ होता है कि यहाँ किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ रह रहे हैं। भाई, अगर बगल की किसी स्ट्रीट में भी आप मूव कर जाएं और किसी को ना पता चले, आप गुप्त रूप से रहें, तो पता नहीं चलता है। और कोई मैंने अपराध नहीं किया था, लेकिन मैं परिस्थितियों को कुछ दिन के लिए टालना चाहता था। और शादी ब्याह जैसे मामले में एक न एक दिन तो सब कुछ पता चलता ही है। और पांडे जी भी 18 साल से ऊपर थी, उनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था और मैं भी मतलब 21 से ऊपर था। तो ऐसा उम्र का कोई कानूनी ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो और कम से कम प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो ये सब कुछ कर लिया मैंने। और इसके बाद में पांडे जी का, क्योंकि ये सारा कुछ जब इधर हुआ मेरे साथ में ये इंसिडेंट, तो उनके घर वाले थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे। पांडे जी का बाहर आना जाना ये सब कुछ काफी रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, एग्जाम वगैरह हो गए थे, तो उसके बाद में कहीं जाना आना हो नहीं रहा था। फिर पांडे जी के साथ मेरी बातचीत तो हो रही थी, तो उन्होंने कहा 1-2 साल के लिए रुक जाते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा देखो 1-2 साल क्या 5 साल भी मैं रुक सकता हूँ, लेकिन इन 1-2 साल के रुकने के चक्कर में मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा काम पे, और रोज मिलना जुलना इधर उधर वो सब चीजें बहुत ज्यादा सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचा देते हैं और हम लोग शादी कर लेते हैं। तो दोनों लोग राजी थे। फिर यहाँ ये था कि पांडे जी को घर के बाहर लाएं कैसे शादी करने के लिए, ये एक परिस्थिति थी। दूसरी बात ये कि जिन मित्रों को मैंने बुलाया था शिफ्टिंग के टाइम पे, उनका वैसा मेरा रिलेशनशिप नहीं थी कि वो हमेशा मेरे घर आते जाते रहे। मेरे हॉस्टल के दोस्त थे, वो पांडे जी की फैमिली को नहीं जानते थे।
और उनका बाकी के मेरे जो इधर हॉस्टल से निकलने के बाद साल 2 साल में मेरे जो मित्र बने थे उन लोगों से भी उनका कोई लेना देना नहीं था, तो उस तरह के मैंने मित्रों को बुलाया था। तो यहाँ अब हुआ ये कि पांडे जी का सारा कुछ हो चुका था, एग्जाम वगैरह हो चुके थे, तो वो बाहर निकल नहीं पा रही थी, तो उनको बाहर निकाला कैसे जाए। तो चरनी रोड, चूंकि ये जहां मैंने अपना शादी की थी वो चरनी रोड में ही है, मेरे ख्याल से आर्य समाज का मंदिर है और पूरा अच्छी उनकी आर्य समाज की संस्था होती है, केवल मंदिर भर नहीं होता, वहां पर मैरिज हॉल वगैरह सब कुछ होता है। तो वहां मैंने आते जाते देखा था एक सीए का, तो सीए फॉर्म थी, उसका बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने वो सारा कुछ कॉपी किया। देखिए ये गलत है सही है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। तो उस हिसाब से मैंने एक लेटर हेड बनाया उस सीए का, और उसमें पांडे जी के नाम पर मैंने एक पूरा लेटर टाइप करवाया और स्टैंप बनवाई। वो तो सब बन जाती हैं, आपको सब पता है, इंडिया में बड़ी चीज़ नहीं है। अब शायद मेरे ख्याल से डिफिकल्ट हो गया होगा, ये चीज़ें मुझे रिवील नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने की। अगर ये अपराध है तो मैंने अपने मोहब्बत को पाने के लिए, विवाह करने के लिए, हाँ मैंने ये किया, मैं स्वीकार करता हूँ, वट एवर। तो वो स्टैंप वगैरह बना करके पांडे जी को, जिस दिन के लिए मैंने सारी बुकिंग की थी अपना एडवोकेट और शादी के लिए जो जगह मैंने बुक की थी, वो सारा कुछ उसी दिन का मैंने पांडे जी के लिए जो है तो एक इंटरव्यू का लेटर बना करके और वो उनके घर में बाई पोस्ट भेजा, और वहीं से जा करके पोस्ट किया जहां पर ये ऑफिस थी, ताकि अगर उसमें स्टैंप वगैरह लगे तो उससे भी पता चल जाए कि ये लोकल, क्योंकि मेरे ख्याल से लेटर जहां से डिस्पैच होता है वहां का भी एक स्टैंप लगता है। वो उनके यहाँ पर गया, तो इनफैक्ट वो लेटर गया था लेटर बॉक्स में, तो उनके फादर को ही मिला था वो लेटर कि ये इनका इंटरव्यू है, तो उन्होंने आराम से जाने दिया, क्योंकि इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं लगी उनको, जितनी मैंने प्लानिंग की थी। और घर मैंने पहले ही बदल दिया था, लोकेशन चेंज कर देने की वजह से उनको मेरा वर्तमान पता भी नहीं मालूम था। और फिर पांडे जी आए और मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, पूरा हॉल बुक कर रखा था, 500 सीटें लगी हुई थी, लेकिन कोई नहीं था। एक कैमरामैन थे और पंडित जी थे और मैं था, बस हम 3 ही लोग थे। और पूरा शादी का जो भी होता है प्रोसेस हुआ, और वकील थे। उसके बाद में शादी के प्रोसेस के बाद में जो भी पेपर वर्क होता है वो सब कुछ हुआ। अब देखिए मुझे उस वक्त भी डर लग रहा था, क्योंकि ये जो आर्य समाज का कार्यक्रम आर्य समाज संस्थान पे मेरा हो रहा था, वहां से बहुत नजदीक ही हाई कोर्ट है, जहां पर मेरे ब्रदर जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एडवोकेट थे। तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं भाई साहब भी ना देख लें, क्योंकि मैंने उनको भी ये बात नहीं बताई थी। अच्छा, ये जो मेरे ब्रदर हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको नहीं बताई थी, किंतु मेरे जो सबसे बड़े वाले ब्रदर हैं उनके बीच में मेरी एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी। हालांकि वो बड़े ज्यादा थे, उनके लिए रिस्पेक्ट भी ज्यादा थी, ऑफ कोर्स सब कुछ ज्यादा था, लेकिन उनके साथ इस तरह के विषयों पर हमारी बातचीत हो जाया करती थी। तो एक बार मैंने उनको जो है लगभग तब एसटीडी कॉल बुक करके मैंने यहाँ से 4 बंगले से उनसे, मुझे याद है करीबन 4 या 5 घंटे मैंने उनसे बात की थी। मतलब बहुत लंबी कॉल थी मेरी, और उसमें मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर तब रुपए लगे थे। तब काफ़ी कॉस्टली हुआ करती थी कॉल्स, एसटीडी कॉल। तो उनको सारा कुछ बता दिया था। तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ भाई इनको मत बताना, क्योंकि ये पता नहीं गुस्से में कैसे रिएक्ट करेंगे और उनके रिएक्शन की वजह से कहीं सब खराब ना हो जाए। तो वैसे बहुत शांत हैं, लेकिन वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे हम लोगों को पता नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ रह रहे थे। तो उनके रिएक्शन से अगर एक बार वो असल बात ये थी कि अगर एक बार वो उस पर ऑब्जेक्शन कर देंगे, तो ऑब्जेक्शन के बाद में जाकर के मैं फिर शादी नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी तो रिस्पेक्ट है कि उनके मना कर देने के बाद में करूंगा तो फिर मैं अपने आप से ही शर्मसार हो जाऊंगा। तो मुझे था कि इनको नहीं बताऊंगा मैं। और पता नहीं वो परिस्थितियों पता चला, गुस्से में आकर के उन्होंने पांडे जी के फैमिली में फोन कर दिया, कहीं किसी को पता चल गया तो पता चला कि कुछ भी होने से पहले ही सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। और मैं चूंकि बहुत सीरियस था इस चीज को लेकर के, तो मैं फूक फूक करके कदम रख रहा था और भाई साहब को नहीं पता चलने दिया। और उसी टाइम पर इंटरव्यू के लिए पांडे जी आई, और हमारा पूरा वो जो 4-5 घंटे का शादी ब्याह का प्रोसेस था प्रॉपर उस हॉल में हुआ। पंडित जी ने सारा कुछ करवाया। करवाने के बाद में एडवोकेट के साथ मैंने अपने पेपर्स प्रिपेयर करवाए। फिर पांडे जी को मैं जाकर के उनके घर के बाहर तक, थोड़ा नजदीक तक जाकर के छोड़ करके आया। वो अपने घर चली गई। क्यों? उनको मैं उसी दिन अपने साथ लेके आ सकता था, लेकिन उस वक्त तक सिचुएशन ये थी कि मेरे पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं था, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने में 1 महीने का टाइम लगता था। अब मुझे नहीं पता है कि कितना टाइम कैसे लगता है। तो जो एडवोकेट थे उन्होंने बताया था कि लगभग 1 महीने का पूरा प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो मुझे था कि पांडे जी अपना घर छोड़ें, उसके पहले मेरे पास में कोर्ट का प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट वहां का मुझे संस्थान का तो मिल गया था और वो इनफ भी था, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मेरे पास में
मैरिज संस्थान मतलब संस्थान आर्य समाज का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए था, और मैं चाहता था कि मेरे पास में कोर्ट का भी सर्टिफिकेट हो। ये सारी चीजें मैंने जब 1 महीने की मैनेज कर ली, तो मैंने कहा शादी करके तुम अपने घर चली जाओ, इसके बाद में फिर जैसे समय सही आएगा तो फिर मैं तुमको अपने साथ में यहाँ पर बुला लूंगा। और इस तरह से लगभग 3 महीने का टाइम और गुजर गया। 29 अप्रैल 1998, 29 अप्रैल 1998 में मैंने शादी की थी, और फिर 29 जुलाई 1998 को पांडे जी साथ में रहने आई। इन 3 महीनों तक वो अपने घर में थी। शायद और एक 2 महीने और वो शायद अपने घर में ही रह लेती, लेकिन अब उनकी फैमिली से ये फोर्स करने लग गए थे उनके पापा और मम्मी की इनको कंप्यूटर का कुछ एडमिशन करवा रहे थे, जिसकी कुछ मेरे ख्याल से 55-60 हज़ार रुपए फीस थी। तो फीस पूरी 2 साल की भरने जा रहे थे। तो ये था कि अगर एक बार ये इसमें इनरोल हो जाएंगी, फीस वगैरह भर जाएगी, तो फिर इतना बड़ा उनका नुकसान क्यों करवाना। और एक बार अगर वो हो जाएगा, फिर उसके बाद उनको वहां से वापस आना एक लंबा टाइम चलेगा, और उनके पैसे भी खराब होंगे, और उसके बाद अगर निकलेंगे तो मतलब ये था कि उस चीजें और खराब होंगी। तो इट्स बेटर आइडिया कि अब तक हमारे पास में वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी थे जरूरी वो आ चुके थे, और पांडे जी के ऊपर क्योंकि प्रेशर था, तो मुझे था कि अब तुम आ जाओ बस। अब केवल एक ही चीज का डर था, एक ये कि ब्रदर है, अभी तक पता नहीं चला था, लेकिन जब पांडे जी साथ में आएंगी तो उसके बाद में तो पता चली जाएगा। तो एक तो ये डर था। तो भी मैंने कहा ये चीजें तो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ चीजें जैसे मैंने कहा कि उनको फेस करना ही पड़ता है, उनके रिजल्ट्स क्या होंगे उनको सोचे बगैर फेस करना पड़ता है। तो जिस दिन पांडे जी को आना था 29 जुलाई को, एक दिन पहले मैंने फोन पे उनको, बहुत घर में कोई नहीं था शायद, तो टाइम मिल गया था, ऐसा कुछ हुआ था, तो उनको एक बड़ा सा मैंने पूरा लेटर लिखवाया। उस लेटर में देखिए वो लेटर बहुत टेक्निकल था, वो कोई इमोशनल ग्राउंड पे नहीं था, टेक्निकल था, क्योंकि मैं चाहता था कि उनको सारी चीजें इस प्रकार से बता दी जाए पेरेंट्स को कि पहली चीज तो वो पुलिस के पास न जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था पुलिस केस हो। पुलिस केस होने के बाद में मेरे पास सर्टिफिकेट थे, सब कुछ था, ठीक हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन सब चीजों में भी पड़ा भी जाए। तो मैंने सारी चीज़ें लिखवा दी और उनको बतवा दिया कि इस डेट को मैंने शादी की है, और इस तरह से हमारे पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट है, हम बालिग हैं, और अगर कल को आपने हमारे अगेंस्ट कुछ किया तो मैं अपने हस्बैंड का साथ दूंगी। वो एक टेक्निकल चीज़ें जो मुझे थोड़ा सा एडवोकेट ने समझाई थी कि इस प्रकार का आप एक लेटर उनके यहाँ ड्रॉप करें। तो पता नहीं वो अच्छा था बुरा था, उस समय जो सही लगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, वो मैंने उसी हिसाब से किया। फिर पांडे जी को लेकर के मैं घर आ गया। अब उस शाम, वो शाम बहुत खतरनाक थी, और खतरनाक इस तरह से थी कि भाई साहब गए हुए थे कोर्ट, पांडे जी लगभग 10 बजे तक आ गई थी, और हम दिन में साथ में रहे, खाना वाना बनाया, सारी चीज़ें प्रिपेयर की। और चूंकि डर इतना लग रहा था, तो मेरा एक दोस्त है, अभी भी मतलब मुंबई में है वो, तो मेरे ख्याल से एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट भी की थी शायद, एक्टर थे। तब तक तो केवल एक्टिंग ही किया करते थे, थिएटर वगैरह में साथ में हमारी मुलाकातें होती थी, हमारे मित्र थे, घर भी आना जाना था। नाम है संदेश नायक। हेलो संदेश नायक, मुंबई में ही रहते हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, उनकी पूरी फैमिली मुझे जानती है, सबके साथ आना जाना होता रहा है, हमारे घरेलू संबंध रहे हैं जब हम मुंबई में थे। तो मैंने संदेश को किसी तरह से बोला, मैंने कहा यार आ जाओ, और संदेश की भी बातचीत भाई साहब से कभी कभी होती थी, 2-4 मुलाकातें हो चुकी थी। तो ये था कि कोई एक बीच में रहेगा तो बातचीत थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो वो बहुत इंटेंस सिचुएशन थी। रात के 8 बज चुके थे, भाई साहब नहीं आए थे, मैं बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था पता नहीं, लेकिन कैसे फेस करेंगे उस चीज को लेकर के बहुत डरा हुआ था। तीनों लोग, इनफैक्ट संदेश को तो खैर चूंकि हमारी परिस्थिति थी तो संदेश अब इन्वॉल्व थे उसमें, मैं और पांडे जी दोनों लोग। फिर भाई साहब एंटर हुए तो उन्होंने पांडे जी को देखा। अब पांडे जी को जानते तो थे ही, कई बार क्या बहुत बार की मुलाकातें थी, देखा, और वो शायद हालात को समझ गए, और मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा हमने शादी कर ली है, इस तरह से ऐसा है, और मैं अंदर चला गया। पांडे जी की और भाई साहब की बातचीत होती रही। अब भाई साहब ने अपना विरोध तो प्रकट करना ही था, मुझे पता था कि पता नहीं किस प्रकार से विरोध प्रकट करेंगे, लेकिन वो शादी के खिलाफ नहीं थे। मैं यहां पर ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, उन्होंने ये बात नहीं, कभी आज तक ये बात नहीं कही। उन्होंने हालांकि बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से क्लियर किया कि मैं शादी के खिलाफ नहीं था, मुझे इस बात का दुख है कि मैं यहीं पर था और तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, और तुमने मुझे बताए बगैर शादी की। तो उनको ये था।
तो वो बड़े भाई हैं, वो उनका सम्मान है उस बात का। और मुझे लगता था कि ये मेरी जिंदगी का फैसला था और ये इतनी खराब सिचुएशन में मैं निर्णय ले रहा था कि मुझे लगा कि मैं इस बात पर रिस्क ना लूं। तो उनको ये था कि एक बार मैं अगर उनसे क्षमा मांग लेता इस विषय को लेकर के तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन मुझे एक थोड़ी सी बात ये लग रही थी कि ये जीवन का इतना बड़ा फैसला है, इस फैसले को मैं किसी क्षमा के साथ में, किसी गिल्ट के साथ में, किसी इस तरह की भावना के साथ नहीं शुरू करना चाहता। मैंने ये निर्णय लिया है और ये निर्णय मेरे लिए सही है, इस धारणा के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मैंने कहा भाई साहब को इस विषय पर नाराज नहीं होना चाहिए, उनको बाकी पूरे अधिकार हैं, सब कुछ करें, लेकिन ये नाराजगी उनको नहीं रखनी चाहिए। और पांडे जी से सुबह शाम रोज दिन में बात होती थी, पर उन्होंने घर में खाना छोड़ दिया और 15-20 दिन वहां पर रुके। और उस 15-20 दिन में उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपना सारा कुछ इंतजाम किया और 20-25 दिन के बाद में वो अपना मुंबई से और दिल्ली शिफ्ट हो गए। हालांकि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोया उनके जाने के बाद में। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और चूंकि ये विषयांतर्गत है इसलिए मैं बात बता दूं कि फिर उसके बाद में 98 में चले गए थे। तो मेरा ख्याल है कि बीच में 5-6 साल मेरा गांव जाना आना नहीं हो पाया था। तो करीबन 3 या 4 साल के बाद में 2001 या 2 में मैं जब मेरे बड़े वाले ब्रदर का लेटर आया था कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं गांव गया हुआ था। तो वहां से हमारे यहाँ से बस से उतर करके और गांव जाने के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता चलना पड़ता है। तो भाई साहब दिल्ली से आए होंगे उसी बीच में, तो वो भी घर से निकले थे, बस पकड़ के उनको कहीं जाना था और मैं यहाँ से पहुंचा था। तो रास्ते में एक मतलब वो जो छोटा सा कनेक्टिंग रोड होता है गांव का, तो किनारे एक छोटा सा बाग था। तो वहां हम खड़े होकर करीबन 4 घंटे बात करते रहे। तो मतलब लगभग वो 3 से 4 साल का, 3 साल का लगभग या 3.5 साल का हमारा मेरी और मेरे भाई साहब के साथ में ना तो कोई पत्राचार हुआ और ना ही किसी प्रकार का कोई फोन पे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था। लेकिन उस दिन अचानक जब वहां पर मुलाकात हुई तो बातचीत हुई, फिर सारे गिले शिकवे समाप्त हुए और मुझे गांव में थोड़ा सा घर का काम करवाना था। फिर ब्रदर भी आए और दोनों लोगों ने मिलकर के किया हमने। और उसके बाद तब से लेकर के और जब तक हम मुंबई में थे तब ब्रदर मेरे लगभग साल में 2 बार मुंबई आते थे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसे उनके पास टाइम होता था तो वहाँ पर रुकते थे। क्योंकि वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके थे तो काफ़ी एडवोकेट्स और फ्रेंड्स उनके भी वहाँ जानने वाले थे। और वैसे भी जो लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके लगभग भारतवर्ष के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं तो उन कोर्ट्स के एडवोकेट्स के साथ में रिलेशंस होते हैं, बिकॉज हाई कोर्ट से ही रेफर होकर के केसेस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये एक छोटा सा उनका टॉपिक था बीच में। तो पांडे जी आ गई और वो रात भी जो भारी सी लग रही थी वो भी गुजर गई और भाई साहब वापस भी चले गए। और क्योंकि अब तक में मैंने अपने पुराने उन मित्रों को जो मेरे को, जो पांडे जी की फैमिली को जानते थे और मुझे मतलब दोनों लोगों को जानते थे, उन किसी भी मित्रों को मैंने ये बताया नहीं था। मैं यहाँ पर मूव हो गया हूँ और एक नई जगह और एक नई जिंदगी, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नए ढंग की शुरू होती हैं। अब चूंकि मेरी फैमिली से भी वैसा कोई सपोर्ट था नहीं, पांडे जी की भी फैमिली का वैसा कोई सपोर्ट था नहीं, तो हम दोनों लोगों को अपना एक स्ट्रगल, एक बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन था। सबके जीवन में आता है, कोई मेरे साथ हुआ है मैं इस बात को ऐसा नहीं मानता, लेकिन हाँ हमारा निर्णय था, हम अपने निर्णय के साथ में बने हुए थे। हम दोनों लोगों ने अपनी जिंदगी शुरू की और उसमें कई उतार और चढ़ाव है, बहुत उतार और चढ़ाव है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको हमने एंजॉय भी किया। मैं आपको बताऊं कि अब आजकल सब चीज़ें बहुत इजी हो गई होंगी मेरे ख्याल से। हमारे टाइम तक तो ये समझिए कि एक गैस का कनेक्शन लेने में भी 4-6 महीने लग जाया करते थे, पूरा प्रोसेस होता था। वो लिया हमने, उस तक को एंजॉय किया, फिर हमने टीवी खरीदी। देखिए बहुत माइनर, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप जीवन के उस मुकाम से गुजर करके और यहाँ तक पहुंचे तो आपको वो सारी चीजें जो है तो एक सुखद स्मृति के रूप में आपके मन और जहन में बनी रहती हैं। हमें याद है कि हमने जब टीवी खरीदी थी हमने उसको भी एंजॉय किया था। फिर उसी बीच में जिनके हम घर में रहते थे, शाहिद भाई बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम उनके घर में किराए पे रहते थे और बगल में उनका वो भी रहते थे, तो मेरे अच्छे मित्र भी थे। तो मैंने पहली बाइक खरीदी। अब देखो बाइक से याद आया, बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, मुझे लगता है कि अब बताना चाहिए आपको, बेवकूफ़ी वाला है कि शाहिद भाई ने ही वो बाइक खरीदवाई थी, अच्छी थी, सेकेंड हैंड। पहली बाइक मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी मुंबई में।
तो लेके आए और 2-3 महीने हो गए थे, मतलब सीख ली थी मैंने। हाँ, मैंने बाइक चलानी पहली बार जो है तो अपनी खरीदने के बाद सीखी है। कार भी मैंने पहले खरीद ली थी, फिर कार चलाना सीखा था। मैं कभी किसी मित्रों की, दूसरों की गाड़ी में जा करके कभी मैंने ट्राई नहीं किया, जबकि इतने मित्र थे जो कहते भी थे कि हाँ भाई आप चला लो, आप सीख लो, ये कर लो। लेकिन मुझे लगता था भाई दूसरे का सामान खराब हो जाएगा, कुछ होगा तो फिर एक इंसल्ट फील होती है। तो मुझे लगता था कि अगर अपना होगा तो सीख लेंगे। तो पहले मैंने बाइक खरीद ली, शायद भाई ही चला करके लेकर के आए, और फिर मैंने बाइक सीखी भी। तो 2-3 महीने हो चुके थे और एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो बाइक बंद पड़ गई बीच में, और फिर मैंने झुका के हिला डुला के किक मारा, फिर स्टार्ट, फिर कुछ दूर में बंद। 2-3 बार ऐसा हुआ। तो 4 बंगले में ही एक मैकेनिक थे, तो मैं उनके पास लेकर के गया। वो भी, उसको भी बेचारे को नहीं समझ में आया। अब इस चक्कर में कि उसको ना समझ में आया, मुझे भी समझ नहीं आया। प्रॉब्लम आप बाद में सुनिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा कि वो पूरी बाइक का इंजन खुल गया, उसका क्या क्या अंदर का सारा कुछ निकल गया पूरा। फिर से उसको उसने रीपैक किया और करीबन 5,500 रुपए, उस टाइम पर 5,500 रुपए, मैं मेरे ख्याल से ये 1999 की बात है, काफी बड़ी रकम थी भाई, मेरे लिए बड़ी रकम थी। तो लगभग 5,500 रुपए भी खर्च हो गए और प्रॉब्लम जस की तस बनी थी। मैं लेके निकलता, थोड़ा चलती और फिर बंद हो जाती। तो ये मैं दोबारा 2-3 बार ये सब हो चुका। तो वहीं पर था तो एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था 13-14 साल का। तो ऐवी मेरी चाबी लगी हुई थी बाइक में, उसको निकाल करके उसने टंकी में लगाया और खोल के देखा तो बोला मुझे लगता है इसमें पेट्रोल नहीं है क्या। तो जाके पता चला पेट्रोल नहीं था, इसलिए वो गाड़ी बंद पड़ जाती थी। मतलब आप समझ गए कि इतना जानकारी मुझे नहीं थी भाई। नहीं थी तो नहीं थी, अब मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं। इतनी कमियां हैं मुझ में और इतनी गलतियां मैंने अपनी जिंदगी में की हैं कि शायद दूसरा कोई व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन मैं खुश इस बात से हूं कि गलतियां कर करके मैंने अपनी जिंदगी को बहुत कुछ सिखाया है, स्वयं सीखा है। और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से अवेयर हैं, थोड़े से चैतन्य हैं, तो अपनी गलतियों से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। गलतियां आपके लिए एक अवसर होती हैं जो आपको सीखने का मौका देती हैं। ये चीज मैंने वहां पर सीखी, इतने पैसे खर्च करके 2-3 दिन का बड़ा स्ट्रेस लेकर के। और उस टाइम पे 5,500 रुपए बड़े मायने रखते थे कि भाई बाइक में पेट्रोल नहीं होने पर भी बंद हो जाती। मुझे याद ही नहीं था, पता ही नहीं था कि भाई बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया होगा, क्योंकि वो अचानक बंद हुई तो दिमाग में ही नहीं थी बात। एनीवेज, फिर उसके बाद हालांकि गाड़ी मैंने वो चलाई 1.5 साल और फिर उसके बाद में, क्योंकि बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। फिर हम दोनों लोग जो है तो दोनों लोग काम करते थे, दोनों लोग खूब मेहनत करते थे। हमने बहुत अच्छा अपना जीवन बिताया। शुरुआत के 4-5 साल देखिए संघर्ष था, लेकिन उन संघर्षों में भी अगर आप प्रेम से रह रहे हो, दो लोग साथ में रह रहे हो, लड़ाई झगड़े तो पति पत्नी के बीच में सब जगह होते रहते हैं, अभी भी होते हैं, मेरे और पाणी जी के बीच में भी होते रहते हैं, तभी भी होते थे। पर हमने बहुत क्वालिटी टाइम एक्सपेंड किया एक दूसरे के साथ में। हमारे पास पैसे, देखिए आज पैसे उस दिन के हिसाब से अगर तौलें, उस दिन के हिसाब से अगर उसकी तुलना करें तो आज तो बहुत पैसे हैं उस दिन के हिसाब से, तब के हिसाब से। लेकिन हमारा, मुझे लगता है, जॉयफुल लाइफ तब ज्यादा थी। मैं अब एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। कुछ होता है, ये शाहरुख खान की फिल्म आई थी। मतलब मैं कुछ चीजों को लेकर के बड़ा क्रेजी था कि एक बार थिएटर अगर चले गए तो चाहे फिर टिकट कितने की भी मिले, मैं मतलब ब्लैक में भी खरीद करके वो पिक्चर देखता था। ये मुझे थी बीमारी, वो गिव अप करने की आदत नहीं है जल्दी से। तो अंधेरी ईस्ट में एक थिएटर था, देखिए मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन वो नया थिएटर था काफी बेहतरीन। तो वहां गए और वो हाउसफुल था। तो बड़े निराश होकर के देखा मैंने, इधर उधर कोई बेचने वाला भी नहीं नजर आ रहा था। तो हम लौटने ही वाले थे कि एक बंदा जो है कार से उतरा और वो उसने जो है तो पूछा कि भाई किसी को टिकट चाहिए क्या। तो मैं गया, मैंने कहा हाँ बताइए कितनी टिकट है, क्या है, कैसा है। तो उसके पास जो है तो 5 टिकट थी। तो उसने बोला कि नहीं मैं 2 नहीं दूंगा तो मैं 5 दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा तुम 5 के 5 दो। तो उसने उसी रेट में, जिस रेट में खरीदा रहा होगा, दिया। और उसके बाद में पाड़े जी आई और बोली आपने 5 क्यों खरीद लिया फालतू में। मैंने कहा 5 इसलिए खरीद लिया है कि देखो ये हाउसफुल है, अभी बाकी 3 टिकट्स बेच के हम अपनी टिकट्स फ्री करेंगे। ओह गॉड। फिर वो थोड़ी देर बाद काफी लोग जो है एक दूसरे से पूछने आते हैं ना, तो थोड़े हमारी तरह लेट कमर होते हैं, तो आए और कई लोगों ने पूछा। तो फिर मैंने 3 टिकट्स डबल रेट में बेचे, तो हमारी टिकट भी फ्री हो गई, हमारा चाय नाश्ता और रिक्शे का किराया भी। मतलब उस टाइम पे इस तरह की लाइफ में भी खूब एंजॉय होता था, अच्छा लगता था। बहुत छोटी छोटी चीजों को हमने एंजॉय किया है। और मुझे लगता है खुशियों के लिए बहुत बड़े बड़े महल होंगे तभी हम खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको खुश रहने की एक मानसिकता बनानी पड़ती है और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से काफी कुछ है जीवन में चल रहा था और हमने खूब मेहनत की।
अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से, जितना हमें नॉलेज भगवान ने दिया था, जितनी सामर्थ्य दी थी, उस हिसाब से जीने की कोशिश की। लोगों की मदद हमेशा मैं करता रहा। और कई चीज़ें थी, कई चैलेंजेस ऐसे थे जो बहुत डिफ़िकल्ट भी थे, लेकिन मुझे लगता है फेस किए हमने। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि अगर मैं उन्हें बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सब कुछ करते कराते 4-5 साल में हमने जो है थोड़ी बहुत सेविंग्स भी की थी। फिर उन सेविंग्स के साथ में आगे हमने क्या किया और ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ी, इसके बाद वाला आप एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मुझे लगता है काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाला है। और आपको सचमुच उसको देख करके, उसको सुन करके, मेरी आगे की कहानी को सुन करके आपको अच्छा लगेगा और मुझे लगता है मोटिवेशनल भी होने वाली है। अब तक जो भी लोग माई लाइफ शब्दों में आप बीती ये जो सीरीज देख रहे थे, उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये डेफिनेटली इसके बाद वाला एपिसोड, जिसमें मेरे ख्याल से कंक्लूजन हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा मेरा ये जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है माई लाइफ शब्दों की, मेरे ख्याल से मैं पूरी कर लूँगा। और उसके बाद में बाकी, अब जब पिछले 1 साल से मैं अपने वीडियोस बना रहा हूँ तो लाइफ में क्या चल रहा हो तो सब कुछ आपको पता ही रहता है डे बाय डे के हिसाब से। तो वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में जाकर के वाइंड अप करने वाला हूं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को इतने दिनों से देख रहे हैं, मेरी कहानी भी सुन रहे हैं और मेरे द्वारा दिखाए गए ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे मित्र मुझे भारतवर्ष से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से और नेपाल से भी देखते हैं। बाकी यहाँ ऑस्ट्रेलिया से तो ऑफकोर्स देखते ही हैं, सब लोग कमेंट्स भी करते हैं। और मेरे एक मित्र हैं जो बहुत रेगुलर देखते हैं मेरा वीडियो, यूरोप में है। और काफ़ी लोग हैं जो देखते हैं वीडियोज़ और मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स लिखते हैं। तो बंधुओं, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और इसके आगे वाले वीडियो में 2-3 चीज़ें बताने वाला हूं, जैसे कि घर कैसे खरीदा और हमारा यहाँ आना कैसे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी लाइफ का, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।